वेलकम टू अवर चैनल नौ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक, यानी कि आज की वीडियो में हम सेक्शन 40 से लेकर 44 तक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 40 से। क्या कहता है सेक्शन 40 एविडेंस एक्ट का, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 40 किस बारे में बात करता है? प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल, यानी कि जो सेकंड सूट है या ट्रायल है उन्हें प्रीवियस जजमेंट क्या कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एक बार रीड आउट करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल, यानी कि जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री क्या कर रही है, कोर्ट को क्या कर रही है, कॉग्निजेंस से लेने से क्या कर रही है, बार कर रही है। ट्रायल कंडक्ट करने से क्या कर रही है, बार कर रही है। क्लियर? वो क्या हो जाएगा, एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। विच द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट और टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट और टू होल्ड सच ट्रायल, यानी कि जब क्वेश्चन अराइज होगा कि कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी, कोर्ट ट्रायल करेगी या नहीं करेगी, तो जो जजमेंट्स, जो हमारे ऑर्डर्स, जो हमारे डिक्रीज क्या करेंगी, बार करेंगी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से, तो वो अंडर सेक्शन 40 क्या हो जाएगी, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट रेलिवेंट हो जाएगी। देखिए, जिन्होंने सेक्शन 11 पढ़ रखा है सीपीसी का, यानी कि रेस जुडिकाटा, उन्हें ये सेक्शन 40 ईजिली समझ आ जाएगा। अभी जो सेक्शन 11 है यानी कि रेस जुडिकाटा है, वो क्या कहता है कि जब एक पार्टी ने, लेट्स सपोज एक पर्सन है ए, उसने क्या करा, बी के ऊपर केस कर दिया। क्लियर? और ये केस कोर्ट ने क्या करा, फाइनली डिसाइड भी कर दिया। लेट्स सपोज फेवर किसके, डिक्री किसके फेवर में आ गई, बी के फेवर में आ गई। क्लियर? अब ए पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा कि ए अगेन बी पे क्या नहीं कर सकता, सूट नहीं कर सकता सेम फैक्ट्स पे। यानी कि लेट्स सपोज कि बी ने क्या करा था, ए को स्लैप करा। वैसे ये सीपीसी का कंसेप्ट है तो मैं आपको सीपीसी के मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्लियर? और ए ने क्या कहा कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, और बी पे क्या कर दिया, केस कर दिया। कोर्ट में डिसाइड हुआ कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्लियर? अब सेम इसी मैटर पे, सेम मैटर इन इशू में सेम पार्टीज क्या नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती। यानी कि ए सेम इसी इशू पे बी पे दोबारा केस नहीं कर सकता। क्लियर? क्योंकि पार्टीज भी क्या हो गई, सेम हो गई। और मैटर इन इशू यानी कि फैक्ट इन इशू की अगर मैं बात करता हूँ, केस में क्या इशू है, सेम इशू है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम पार्टीज है, तो रेस जुडिकाटा क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब सेक्शन 40 को समझ पाए कि कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री अगर कोर्ट को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है किस चीज से, कॉग्निजेंस लेने से या ट्रायल कंडक्ट करने से, तो वो क्या है, अंडर सेक्शन 40 क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 41, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिडिक्शन। अब इसे ध्यान से समझना। इसमें आप एक चीज याद करिए, पम्मी, कई लोग इसे किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं सेक्शन 45 में क्या कहते हैं, 41 साल की यानी कि 41 ईयर्स की पम्मी आंटी। क्लियर? पम्मी आंटी के नाम से क्यों जाना जाता है ये सेक्शन 41? देखिए, ये याद कर लीजिए, जो पम्मी आंटी है वो कितने साल की है, 41 ईयर्स की है। क्लियर? तो आपको याद भी हो जाएगा पम्मी आंटी वाला कंसेप्ट किसमें, सेक्शन 41 में। क्लियर? अब इसे पम्मी आंटी क्यों कहा गया है, PAMI, P फॉर प्रोबेट, A फॉर एडमिरलिटी, M फॉर मैट्रिमोनियल एंड I फॉर इंसॉल्वेंसी। अब इसे रीड आउट करते हैं। अ फाइनल जजमेंट ऑर्डर डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिक्री दी गई है किस मैटर में, PAMI, यानी कि हमारी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनल जजमेंट या फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री पास कर दी है किस मैटर से, मैटर रिलेटेड टू प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी एंड इंसॉल्वेंसी। प्रोबेट का मतलब क्या होता है, मैटर रिलेटेड टू विल। और अगर हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल का मतलब क्या होगा, मैटर रिलेटेड टू मैरिज।
एडमिरलिटी का मतलब क्या होगा, मैटर रिलेटेड टू शिप्स, यानी कि नेवल डिस्प्यूट्स हो गए, नेवल इश्यूज हो गए, क्लियर। इंसॉल्वेंसी आपको पता ही है कि जब एक पर्सन क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, क्लियर। तो यानी कि कोई भी फाइनल जजमेंट दिया गया, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर करा गया है, डिक्री पास करी गई है, किस मैटर से रिलेटेड, प्रोबेट से, मैट्रिमोनियल से, एडमिरलिटी से, इंसॉल्वेंसी से, जो किस चीज़ को बता रही है, विच कन्फर्स अपॉन, किस चीज़ को कंफर्म कर रही है, टेक्स अवे भी कर रही है, एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर, यानी कि किसी भी पर्सन के लीगल करेक्टर को क्या कर रही है, टेक अवे कर रही है, या क्या कर रही है, कंफर्म कर रही है। किसी भी पर्सन को लीगल करेक्टर दे रही है या उससे लीगल करेक्टर टेक अवे कर रही है, क्लियर, कोर्ट। और विच डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच करेक्टर, या क्या डिक्लेयर करा जा रहा है कि ये पर्सन क्या है, लेट्स सपोज ए पर्सन क्या है, उसको क्या करा गया, एंटाइटल बताया गया, किसके लिए, लीगल करेक्टर के लिए, या किसी भी स्पेसिफाइड थिंग के लिए क्या करा गया, ए को एंटाइटल बताया गया। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं विल में, कि एक एंटाइटल है किसके लिए, लेट्स सपोज इस हाउस के लिए, जो उसे विल में मिला है, किसके द्वारा, बी के द्वारा, क्लियर। तो स्पेसिफिक थिंग का आप समझ गए। या दूसरा एग्जांपल, अगर हम करेक्टर के बारे में बात करते हैं, लीगल करेक्टर के बारे में, मैट्रिमोनियल मैटर से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक HNW, अब ये दोनों क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो ये यहाँ पे इन्हें क्या मिला, लीगल करेक्टर मिला। अब ये जो लीगल करेक्टर मिला है, ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो H होगा वो W का क्या होगा, हस्बैंड होगा, क्लियर। और ये जो इन्हें लीगल करेक्टर मिला है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट मिला, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में मिला है, क्लियर। यहां से हमें क्या पता चलता है, जो हमारा सेक्शन 41 है वो किस बारे में बात करता है, जजमेंट्स इन रेम के बारे में। रेम मीन्स का मतलब क्या हो गया, होल वर्ल्ड, क्लियर। तो आप एक और बार एग्जांपल बताऊं, जैसे ए ने क्या करी, बी से शादी करी, तो इन्हें जो लीगल करेक्टर मिला एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वो अगेंस्ट इन दोनों को केवल नहीं मिला है, वो अगेंस्ट द सोसाइटी मिला है। यानी कि पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी क्या होगा भैया, ए और बी क्या होंगे, मैरिड कपल मिले होंगे। जो लीगल स्टेटस मिला होगा, लीगल करेक्टर मिला होगा, वो क्या होगा, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उन्हें मिला होगा। वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट भी क्या ट्रीट, कैसे ट्रीट करे जाएंगे, एज अ मैरिड कपल, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड पर्सन। अब स्पेसिफाइड पर्सन से भी मैं आपको समझा देता हूँ। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जो डिक्री आई वो किसके फेवर में आई, लेट्स सपोज बी के फेवर में आ गई, क्लियर। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ, ये जो मैटर हुआ, ये किन किन के बीच में हुआ, पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में। जो जजमेंट आएगा वो कैसे जजमेंट होगा, जजमेंट इन पर्सोनम, क्लियर, जजमेंट इन पर्सोनम, क्लियर। यहाँ जो जजमेंट आया वो स्पेसिफाइड पर्सन के अगेंस्ट में, क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं मैरिज वाला, मैट्रिमोनियल वाला मैटर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो जजमेंट है वो कैसा जजमेंट है, जजमेंट इन रेम, यानी कि किस वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट में, होल वर्ल्ड। मैंने आपको समझा दिया लीगल करेक्टर कैसा मिल रहा है, वहाँ सभी उन्हें किस तरीके से ट्रीट करेंगे, एज अ मैरिड कपल ट्रीट करेंगे। एच को क्या माना जाएगा, डब्ल्यू का हस्बैंड माना जाएगा, और डब्ल्यू को क्या लीगल करेक्टर दिया जाएगा कि वो किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है, क्लियर। आगे रीड आउट करते हैं। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वर्ड, जो टर्म यूज करी गई है वो किसके लिए करी गई है, होल वर्ल्ड के लिए यूज करी गई है, क्लियर। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच लीगल करेक्टर और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन ऑफ एनी सच थिंग इज रेलिवेंट, यानी कि ऐसा ही लीगल करेक्टर किसी भी पर्सन का, किसी भी थिंग का, कोई भी पर्सन एंटाइटल हुआ है, किससे भी लीगल करेक्टर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 41 क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, क्लियर। ध्यान देना, जब ये सेक्शन 41 किसके बारे में बात कर रहा है, जजमेंट इन रेम के बारे में बात कर रहा है। यानी कि आपको ऐसा लीगल करेक्टर दिया जा रहा है पूरी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड के लिए, आप क्या माना जा रहे हो, लेट्स सपोज एच क्या माना जा रहा है, डब्ल्यू का हस्बैंड माना जा रहा है। तो ये कैसा एक करेक्टर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर है कि आपको पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्या दिया जा रहा है, लीगल करेक्टर दिया जा रहा है। तो ये जजमेंट कैसे होंगे, ये ऑर्डर्स कैसे होंगे, ये डिक्री कैसी होंगी, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी कि ये रिबट नहीं हो सकते, क्लियर। यानी कि ये रिबटेबल नेचर के नहीं है। लेट्स सपोज ए और बी की मैरिज हुई, ए और बी का एग्जांपल नहीं लेते, एच एंड डब्ल्यू का ले लेते हैं। एच एंड डब्ल्यू की शादी हुई। अब देखिए, इन्हें अपनी शादी को बताने के लिए जो इनका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ इन्होंने, वो क्या होगा, सफिशिएंट होगा। अगर इसे हम डाइवोर्स के केस में समझते हैं, लेट्स सपोज एच एंड डब्ल्यू,
क्लियर, इन दोनों का क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो जो डाइवोर्स डिक्री आई है वो क्या है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, क्लियर, वो रिवर्ट नहीं हो सकती। कम टू द सेक्शन नंबर 42, जजमेंट्स ऑर्डर्स डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रेलिवेंट। सेक्शन 41 में क्या थी, क्या बताया था, पम्मी अंटी, यानी कि इन जजमेंट्स, इन ऑर्डर्स, इन डिक्रीज को छोड़ के सेक्शन 42 में कुछ ऐसे जजमेंट्स बताए गए होंगे, ऑर्डर्स बताए गए होंगे, डिक्रीज बताई होंगी जो क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएगी। तो कौन से जजमेंट्स है, कौन से ऑर्डर्स है, कौन सी डिक्रीज है, इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर, यानी कि वो जजमेंट, वो ऑर्डर या वो डिक्री किससे रिलेट होनी चाहिए, पब्लिक नेचर के मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए, एंड इट इज रेलिवेंट, और वो क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए करंट के केस में इंक्वायरी के लिए, क्लियर। और ये जजमेंट्स, ये ऑर्डर्स कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, जैसे हमारे कॉन्क्लूसिव प्रूफ किस में थे, सेक्शन 41 में थे, क्लियर। एक बार रीड आउट करते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 42, रिलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, यानी कि जैसा भी पीछे बताया था, पम्मी को छोड़ के, पम्मी अंटी को, यानी कि पी फॉर प्रोबेट, एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, इन चारों को छोड़ के अगर कोई भी जजमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिक्री है, कब रेलिवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 42, जब वो किससे रिलेट होगी, इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ अ पब्लिक नेचर रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, क्लियर। बट ये जो जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज होंगी, ये क्या नहीं होंगे, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या था, कौन से जजमेंट, कौन से ऑर्डर हमारे कॉन्क्लूसिव प्रूफ थे, कौन से डिक्रीज हमारी कॉन्क्लूसिव प्रूफ थी, सेक्शन 40 के जजमेंट, ऑर्डर्स एंड डिक्रीज, ठीक है। इलिस्ट्रेशन से समझेंगे। ए ने बी पे क्या करा, केस करा, किस चीज़ के केस करा, कि आपने मेरी लैंड पे ट्रेसपास कर दिया। लेट्स सपोज एक प्लॉट ये है, ये ए का है, ये प्लॉट भी क्या है, ए का है, क्लियर। अब ये एक रास्ता जा रहा था, अब ए ने क्या करा, इस पे भैया अच्छी तरीके से सड़क वड़क बना दी, और एक तरीके से ये कहना चाहा कि ये पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, ये पूरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी है, क्लियर। भाई बी डेली यहां से गुजर रहा है, क्लियर। अब ए ने कहा तो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो, ट्रेसपास कर रहे हो, क्लियर। ए ने क्या करा, केस कर दिया बी के ऊपर, क्लियर, कि तुमने मेरी लैंड पे क्या करा है, ट्रेसपास करा है। बी ने कहा कि ये पब्लिक राइट है, यानी कि ये जो सड़क है ना, ये सरकारी है भैया, इस पे सभी का अधिकार है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर। और जिस चीज को ए ने क्या करा, डिनाई करा, क्लियर। तो यहां पे कौन से मैटर का, पब्लिक नेचर का मैटर आ गया। आपका जो इशू है, यानी कि जो जजमेंट आएगा इसमें, वो मैटर किससे रिलेटेड है, पब्लिक नेचर से रिलेटेड हो गया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन था, बी। जो डिक्री आई वो किसके फेवर में आ गई, बी के फेवर में आ गई, क्योंकि साफ साफ भैया देखा गया कि ये तो क्या थी, सरकारी जमीन थी, क्लियर, गवर्नमेंट रोड थी यहाँ पे, क्लियर। देन ए ने सी पे ट्रेस पास के लिए, सेम लैंड के लिए, यानी कि सेम सिचुएशन हुई, ये ए की है, ये ए की है, और जो ये गवर्नमेंट लैंड थी, ये गवर्नमेंट रोड थी, उस पे सी के लिए केस कर दिया कि सी ने, अब ट्रेस पास किसने करा है, सी ने करा है, क्लियर। अब जब वो सरकारी रोड है, ध्यान से समझना, जब सरकारी रोड है तो उस पर सबका अधिकार है, यानी कि बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है, ई का भी है, क्लियर। तो सी ने क्या कहा कि सेम राइट्स है, क्लियर। तो अब जो जजमेंट आया था किसके बीच में, ए और बी के बीच में, डिफेंडेंट के फेवर में जो जजमेंट आया था कि जो ये पब्लिक नेचर का मैटर है और ये क्या है, पब्लिक राइट है, तो यहां पे ये ए बी का जो जजमेंट आया वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, क्लियर। कम टू द सेक्शन नंबर 43, जजमेंट्स एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42, यानी कि जो भी अभी तक हमने सेक्शन पढ़े हैं उनमें जो भी जजमेंट्स थे, जो भी ऑर्डर्स थे, जो भी डिक्रीज थी, उन डिक्रीज को छोड़ के कौन कौन से जजमेंट्स, कौन कौन से ऑर्डर्स, कौन कौन सी डिक्रीज रेलिवेंट होंगी, वो हम सेक्शन 43 में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर।
स्टार्ट करते हैं। जजमेंट ऑर्डर्स डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41, 42 आर इररेलेवेंट अनलेस the existence of such judgment order decree is fact and issue or relevant under some other provision of this act। अब ध्यान से समझना, ये कहा गया है सेक्शन 40, 41 और 42 को छोड़ के सारे जजमेंट्स, ऑर्डर्स, डिक्रीज क्या हो जाएंगे, इररेलेवेंट माने जाएंगे अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री फैक्ट एंड इशू है या रेलिवेंट है, वो जजमेंट, वो ऑर्डर या वो डिक्री रेलिवेंट है किसी अदर प्रोविजन में इस एक्ट के, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अदर किसी प्रोविजन में क्या है, वो ऑर्डर, वो डिक्री या वो जजमेंट क्या है, रेलिवेंट है, तो ही उसे क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में दो सिचुएशन बताइए, यानी कि इन सेक्शन के सिवा सारे जजमेंट्स क्या होंगे, इररेलेवेंट होंगे। दो और सिचुएशन बताइए जो 43 में बताई गई है कि इसमें भी क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। कौन कौन से? अगर वो क्या है, खुद फैक्ट एंड इशू का मैटर, यानी कि जजमेंट फैक्ट एंड इशू है, इटसेल्फ इट इज अ फैक्ट एंड इशू, या वो क्या है, रेलिवेंट है किसी अदर प्रोविजन में इस एक्ट के। इलस्ट्रेशन पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true. अब A और B थे, इन दोनों ने क्या करा, C पे केस करा। क्लियर कि C ने क्या करा है, डिफॉर्मेशन करा है, और C ने दोनों ही केसेस में क्या कहा, ये सेपरेट केसेस हैं, याद रखना, सेपरेट केसेस हैं, ठीक। तो ए ने क्या करा, सी पे केस करा, बी ने क्या करा, एक सेपरेट केस करा, किस पे, सी पे, और सी ने दोनों ही केस में कहा जो मैंने पब्लिकेशन करा है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि जो मैंने डिफॉर्मेशन करा है वो बात क्या है, सही है। जैसे यानी कि जो ए का कंडक्ट था वो बी का कंडक्ट था, वो वही कंडक्ट है, यानी कि जो मेरी पब्लिकेशन है वो क्या है, ट्रू है। क्लियर? द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस और इन नाइदर ए ऑब्टेन्स अ डिक्री अगेंस्ट सी। अब ए ने जो सेपरेट शूट कर रखा था सी के अगेंस्ट में, भैया ए के फेवर में क्या आ गई, डिक्री आ गई। क्लियर? ए को क्या मिले, डैमेजेस मिल गए। क्लियर? ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल्ड, किस ग्राउंड में, कि सी फेल्ड हो गया अपनी जस्टिफिकेशन देने में, यानी कि वो प्रूव नहीं कर पाया जो उसकी पब्लिकेशन है, जो उसकी जो उसने बात कही है वो क्या थी, ट्रू थी, यानी कि वो लायबल हो गया किस चीज़ के लिए, डिफॉर्मेशन के लिए। क्लियर? तो उसे डैमेजेस पे करने पड़े। बट ये फैक्ट क्या है आपका, इररेलेवेंट माना जाएगा बी के केस में। हम ये नहीं कह सकते कि सी ने जो ए के केस में ए को डिफेम करा है वो सेम माना जाएगा कि बी को भी उसने क्या करा है, डिफेम करा। ये एक सेपरेट सूट है, यहाँ इररेलेवेंट माना जाएगा, ये फैक्ट क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। इसे मैं अपने एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज शुभम सर हैं। अब शुभम सर ने ए के बारे में कुछ डिफेमेशन लिख दिया कि ए बहुत गंदा है, ए के बारे में ए को डिफेम कर दिया। क्लियर? अब बी के बारे में कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सोचो कुछ नहीं लिखा, बट ए ने क्या करा, मेरे ऊपर केस कर दिया, बी ने भी क्या करा, मेरे ऊपर केस कर दिया। अब एक केस में, यानी कि केस नंबर 1 में जो ए के साथ ए ने मेरे ऊपर केस करा था, उस केस में क्या हुआ कि मुझे क्या पे करने पड़े, डैमेजेस पे करने पड़े, यानी कि 5 लाख रुपए मुझे क्या देने पड़े, ए को देने पड़े। क्लियर? तो ये चीज़ हम कैसे रेलिवेंट कह सकते हैं, इफेक्ट कैसे रेलिवेंट हो सकता है? देखो ये तो सेपरेट केस करा गया ना, मैंने ला लिखा हो बी के बारे में। क्लियर? तो ये क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में, इलस्ट्रेशन बी। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विथ सी एज वाइफ। ए ने क्या करा, बी पे केस करा कि आपने क्या करा है, अडल्ट्री करा है। क्लियर? किसके साथ, सी के साथ, और सी कौन है, मेरी पत्नी है। क्लियर? बी डिनाइज दैट सी इज ए वाइफ। बी ने क्या करा, डिनाई करा कि सी ए की पत्नी नहीं है, बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी। बट कोर्ट ने क्या करा, बी प्रूफ नहीं कर पाया, और कोर्ट ने क्या करा, बी को क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया अडल्ट्री के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टरवर्ड्स सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। अब ए ने क्या करा, भाई सी के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि देखिए ए ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, और सी ने क्या करा, बी से
शादी कर ली। क्लियर? इन्होंने क्या कर ली? सी ने बी से शादी कर ली। सी ने कहा शी नेवर वॉज एज वाइफ, तो शी ने कहा कि मैं तो कभी पत्नी थी ही नहीं। किसकी? ए की। द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इरेलीवेंट एज अगेंस्ट सी, तो जो जजमेंट हुआ था यानी कि जिसमें बी को क्या करा गया था? जेल भेजा गया था। क्लियर? तो वो जजमेंट क्या है? इरेलीवेंट है इस केस में। क्यों सर? मैम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इलस्ट्रेशन में घुमा रखा है। वहां पे बी प्रूफ नहीं कर पाया था कि जो सी है वो क्या है? ए की पत्नी है। बट यहाँ सी ने क्लियरली क्या कहा? शी नेवर वाज अ ए वाइफ, कि मैं ए की वाइफ ही नहीं हूँ। क्लियर? तो यानी कि मेरी क्या है? बी के साथ फर्स्ट मैरिज है। तो जो बी वाला केस था जिसमें बी कन्विक्ट हुआ था वो इरेलीवेंट होगा एज अगेंस्ट सी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A ने क्या करा? B के ऊपर केस करा कि तुमने मेरी गाय को चुराया है। क्लियर? और B को क्या कर दिया? कन्विक्ट करा दे, B को सजा मिल गई। क्लियर? A ने afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. अब A ने क्या करा? C के ऊपर केस कर दिया कि भाई जो B ने अपनी कन्विक्शन से पहले जो तुम्हें काऊ बेची है उस चीज़ के लिए, तो ये क्या रेलिवेंट होगा हमारा? द जजमेंट अगेंस्ट बी, जो बी के अगेंस्ट में जजमेंट था वो इस केस में इररेलेवेंट माना जाएगा, मतलब कोई लिंक ही नहीं है। क्लियर? तो इररेलेवेंट माना जाएगा। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर डी। ए हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ द लैंड अगेंस्ट बी, यानी कि ए ने क्या ऑब्टेन करी? डिक्री ऑब्टेन करी। क्या? लैंड की डिक्री थी कि लैंड का पोजीशन किसे मिल गया? ए को मिल गया। किसके अगेंस्ट में? बी के। तो यानी कि ए और बी का केस था, ए के फेवर में क्या आई? डिक्री आई, और प्रॉपर्टी थी जो लैंड थी उसका पोजीशन किसे मिल गया? ए को मिल गया। क्लियर? सी बी सन, जो सी था इसका सन था, बी का जो बेटा था, मर्डर्स ए, उसने ए को क्या करा? जान से मार दिया। क्लियर? तो यहां से क्या पता चल रहा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जजमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। मोटिव किस सेक्शन में? सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी अदर प्रोविजन में आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कह रखा है कि जजमेंट आपका रेलिवेंट होगा, यानी कि मोटिव किस में रेलिवेंट है? सेक्शन 8 में। तो ये जजमेंट भी क्या हो जाएगा? कौन सा जजमेंट? कि जो किसके फेवर में डिक्री आई थी? ए के फेवर में डिक्री आई थी। क्यों रेलिवेंट माना गया? क्योंकि ये किसे बता रहा है? मोटिव को बता रहा है कि भाई लैंड किसे मिल गई थी? ए का पोजीशन हो गया था लैंड पे, ए को लैंड मिल गई थी, इसलिए जो बी का लड़का था उसने क्या करा? ए का मर्डर करा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। A is charged with theft, and with having been previously convicted of theft, the previous conviction is relevant as a factual issue. अब जो A पर्सन है, अब उसने थेफ्ट का कमिट करा या नहीं करा, उसके लिए प्रीवियस कन्विक्शन देखा जा रहा है, यानी कि जो इसका प्रीवियस कंडक्ट्स है, प्रीवियस कन्विक्शंस है, वो किसकी हैं? थेफ्ट की है, यानी कि ये चोरी करता रहता है ए। तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट मानी जाएगी। क्लियर? अब आते हैं एफ में। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। भाई ए पे एलिगेशन क्या है? कि आपने बी का क्या करा है? मर्डर करा है। क्लियर? और क्या पता चल रहा है? क्या चीज़ में रेलिवेंट है? द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लाइबल दैट ए वाज कन्विक्टेड। ए को कन्विक्ट करा गया था, बी ने क्या करा था? ए पे केस करा था। क्लियर? किस चीज़ के लिए? लाइबल के लिए, यानी कि डिफॉर्मेशन के लिए, और ए को क्या करा गया था? कन्विक्ट करा गया था। तो इस मोटिव की वजह से ए ने क्या करा? बी का मर्डर करा। तो मोटिव किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 8 क्या है? रेलिवेंट है। क्लियर? Come to the section number 44. Fraud, collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved. Any party to a suit or other proceedings may show that any judgment, order, decree which is relevant under section 40, 41 or 42 which have been proved by the adverse party was delivered by the court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion. यानी कि ध्यान से समझना, कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री जो क्या है? रेलिवेंट मानी गई है अंडर सेक्शन 40, 41, 42, यानी कि प्रूव्ड कर दी गई है, रेलिवेंट प्रूव्ड कर दी गई है। किसके द्वारा? एडवर्स पार्टी के द्वारा। उसे एनी पार्टी टू अ सूट, कोई भी पार्टी सूट की, अदर प्रोसीडिंग्स की क्या कर सकती है? शो कर सकती है। क्या शो कर सकती है? कि जिसे आपने रेलिवेंट, यानी कि एडवर्स पार्टी ने अंडर सेक्शन 40, 41, 42 जिन ऑर्डर्स को, जिन जजमेंट्स को, जिन डिक्रीज को क्या प्रूव्ड करा है? रेलिवेंट प्रूव्ड करा है,
वो कैसे ऑब्टेन करी गई है, फ्रॉड से ऑब्टेन करी गई है या कोलिजन से ऑब्टेन करी है, इस चीज़ को क्या कर सकती है कोई भी पार्टी सूट की या प्रोसीडिंग से क्या कर सकती है, शो कर सकती है। और दूसरी क्या चीज़ शो कर सकती है, यहाँ पे देखिए जो जजमेंट, जो ऑर्डर डिलीवर्ड करा गया कोर्ट के द्वारा, वो कोर्ट क्या थी, इनकम्पिटेंट थी। क्लियर, नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट। क्लियर, होपफुली आप सभी को सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 44 तक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। कुछ नहीं, एक नॉर्मल रीडिंग कर लीजिए, इतने हार्ड सेक्शंस नहीं है। तब भी कोई डाउट आता है, किसी जगह आपको नहीं समझ आ रहा, विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम डोभाल 22 में डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, टॉपिक क्लियर होता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। लेकिन मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन होता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आपकी भी ड्यूटी बनती है, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो आपकी भी ड्यूटी है कि प्लीज़ एक बार आके मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शुभम डोभाल 22 इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका, तो प्लीज़ वहाँ आके एक बार मुझे बताइए कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ आप इसे एक और बार रिपीट कर दीजिए। मैं वॉइस नोट पर आपको समझा दूंगा, मैं इंस्टाग्राम कॉल करके आपको टॉपिक समझा दूंगा, बट आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कई बार टीचर ब्रॉडली पढ़ा देता है, कई बार टीचर अपने लेवल के बता देता है, तो कई बार स्टूडेंट नहीं कैच कर पाते। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको, या ऐसी सिचुएशन आपके साथ, तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ एक बार डीएम करके मुझे ज़रूर बता दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे।